नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। मुंबई पुलिस बुल्लीबाई प्रकरण की जितनी परतें खोलती जा रही है, इस सवाल का वजन बढ़ता जा रहा है कि वो कौन लोग हैं जो युवाओं को नफरत के इस रास्ते पर धकेलते जा रहे हैं। फिर सुली डील्स और बुल्लीबाई के समानांतर उन सोशल मीडिया पोस्ट्स और पेजेस को खड़ा किया जा रहा है जिनमें हिंदू महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक बातें हैं। तो बड़ी खबर में आज हम इन दोनों मामलों की बातें करेंगे और पूछेंगे ये सवाल कि अगर ट्विटर पर शोर न मचता तो क्या हमारे मुल्क का निज़ाम कभी जाग भी पाता? क्या उसे ये ज़रूरी लगता कि कभी हिंदू तो कभी मुस्लिम तो कभी किसी और पहचान पर चोट करने के लिए महिलाओं की टारगेटिंग रोकी जाए? लेकिन ये सारे सवाल कुछ देर बाद होंगे। पहले आप गौर कीजिए कुछ सुर्खियों पर। पहली सुर्खी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक से जुड़ी है। आज प्रधानमंत्री को फिरोजपुर से पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार अभियान को शुरू करना था। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पीएम की यह सूबे में पहली रैली थी और इस रैली को लेकर पीएम ने ट्वीट कर अपनी उत्सुकता भी जाहिर की थी। रैली के अलावा फिरोजपुर में 42,750 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास भी होना था। साथ ही 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद ये पहला मौका था जब मोदी पंजाब की धरती पर कदम रख रहे थे। लेकिन दोपहर 2 बजे के आसपास खबर आती है कि पीएम मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द हो चुकी है। अब इस रैली के रद्द होने का जो पहला कारण हमें बताया गया वो ये था कि रैली स्थल पर लगातार बारिश हो रही है। बाद में पता चलता है कि प्रदर्शनकारियों के चलते रैली नहीं हो पाई क्योंकि पीएम मोदी का रास्ता रोक लिया गया था और वो काफ़ी देर एक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। आज दोपहर ही न्यूज़ एजेंसी एएनआई के हवाले से खबर आई थी कि दिल्ली लौटते समय पीएम मोदी ने बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से सीएम चन्नी को शुक्रिया बोलने को कहा। पीएम ने कहा, अपने सीएम को थैंक्स बोलिएगा क्योंकि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। बारिश के कारण रैली का रद्द होना समझ में आता है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की वजह से रैली का रद्द होना थोड़ा अजीब लगता है। इसी बात को समझने के लिए सारी कहानी एकदम शुरू से आपको बताते हैं। दिल्ली से निकलकर पीएम मोदी रैली के लिए सुबह करीब 10:30 बजे के करीब भटिंडा के भिसियानो एयरबेस पर पहुंचते हैं। यहां पर पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल उनका स्वागत करते हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी को भटिंडा से हेलीकॉप्टर पर सवार होकर राष्ट्रीय शहीद स्मारक हुसैनवाला के लिए रवाना होना था। बारिश और ख़राब मौसम के चलते पीएम ने करीब 20 मिनट तक मौसम के साफ होने का इंतजार किया, लेकिन जब मौसम साफ नहीं हुआ तब यह तय किया गया कि सड़क रास्ते के जरिए हुसैनवाला जाया जाएगा। अमूमन इस दूरी को तय करने में 2 घंटा लगता है। सड़क से यात्रा में पीएम के सुरक्षा की जिम्मेदारी थी पंजाब पुलिस के डीजीपी की, जैसा कि गृह मंत्रालय ने अपने बयान में बताया है। लेकिन राष्ट्रीय शहीद स्मारक हुसैनवाला से करीब 30 किलोमीटर पहले जब प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचता है तो पता चलता है कि रास्ते को कुछ दूर प्रदर्शनकारियों द्वारा जाम कर दिया गया है। घटना से जुड़ी तस्वीरों को भी सार्वजनिक किया गया है, जिसमें आप फ्लाईओवर पर खड़ी प्रधानमंत्री मोदी के काफिले की गाड़ियों को देख सकते हैं। करीब 15 से 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद पीएम मोदी बिना रैली के वापस बठिंडा लौट गए। गृह मंत्रालय ने इस पूरी घटना को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक मानते हुए पंजाब सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांग ली है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस चूक की जिम्मेदारी तय करने और सख्त कार्रवाई करने को भी कह दिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस को निलंबित कर दिया गया है। पीएम के पंजाब दौरे से एक दिन पहले ही किसान संगठनों ने अलग अलग रास्तों पर बैठकर विरोध करने का ऐलान कर दिया था। प्रदर्शनकारियों ने फिरोजपुर मोगा रोड और फिरोजपुर फजिल्का जैसे मुख्य मार्गों समेत कई रास्तों को जाम कर दिया था। इस आधार पर यह कहा गया कि प्रधानमंत्री का रास्ता रोककर प्रदर्शनकारियों ने अपनी असहमति का इजहार किया है, जो कि उनका लोकतांत्रिक हक बनता है। अभी बात बहस से परे है कि धरना देना, रास्ता रोकना और झंडे दिखाने जैसे प्रदर्शन जिनमें हिंसा न हो रही हो जायज़ हैं और उनकी जद में आ जाना किसी की प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बन सकता, क्योंकि हम एक लोकतंत्र हैं। लेकिन तब भी इस बात की गंभीरता कम नहीं होगी कि प्रधानमंत्री का काफिला सड़क के एक फ्लाईओवर पर 15 मिनट तक क्यों खड़ा रह गया। क्या एसपीजी जिस रूट से प्रधानमंत्री को ले जाना चाहती थी उसे सैनिटाइज कर लिया गया था? अगर ऐसा नहीं हुआ था तो प्रधानमंत्री के काफिले को उस सड़क पर बढ़ना ही नहीं चाहिए था। प्रश्न ये भी है कि क्या पंजाब पुलिस ने एसपीजी को सड़क के बंद होने को लेकर सटीक जानकारी समय से उपलब्ध करा दी थी? क्या इस सूचना का आदान प्रदान हुआ? अगर हाँ, तो क्या ये जानकारी अधूरी थी? जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदार एजेंसी है, बहुत पहले वहां पहुंच जाती है और इंतजाम से संतुष्ट होने के बाद ही प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं। इस काम में एसपीजी को राज्य की खुफिया एजेंसियों के साथ साथ केंद्र की खुफिया एजेंसियों से भी इनपुट जमा करना होता है। क्या ये काम आज अच्छी तरह से किया गया था?
इस सवाल का जवाब पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के जिम्मेदार एसपीजी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी देना होगा। फिलहाल दोनों पक्ष एक दूसरे पर जिम्मेदारी ठेले जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने बयान में साफ कह दिया है कि पंजाब सरकार को यह बता दिया गया था कि सड़क के रास्ते मूवमेंट के लिए अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात रखा जाए, जो कि साफ तौर पर गायब दिखा। इन सारी बातों पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या सफाई दी, आप खुद सुनिए। किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बात। सीएम चन्नी ने वैसे ये भी कहा कि पीएम की रैली के लिए 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन केवल 700 लोग ही जुटे। अब इस तर्क का कोई मतलब नहीं है, खासकर तब जब सीएम चन्नी की भी जिम्मेदारी थी कि पीएम उनकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच जाएं। कुर्सियां कितनी भरी हैं, कितनी खाली हैं, इसकी चिंता आखिर चन्नी को क्यों करनी थी? वैसे चन्नी ये सफाई राष्ट्रीय मीडिया के सामने जब तक लेकर आए तब तक थोड़ी देर तो हो ही चुकी थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके बताया कि सीएम चन्नी ने फोन पर बात करने या इसका हल निकालने से इनकार कर दिया था। पंजाब में बीजेपी के सहयोगी और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट करके पीएम मोदी से जुड़ी घटना को पंजाब में कानून व्यवस्था की विफलता बताते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदार ठहरा दिया। देर शाम भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। स्मृति ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर पीएम की हत्या के षड्यंत्र का आरोप लगा दिया। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। इसके अलावा और भी राजनीतिक टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं आई हैं। लगभग एक सुर में ज्यादातर दलों ने, नेताओं ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पंजाब की जिम्मेदारी थी और उसे निभाने में आज वो विफल दिखा। आखिर में हम दो बातें कहना चाहते हैं। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले राजनीति क्या गुल खिला सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं। फिरोजपुर में जो हुआ उसकी पूरी जानकारी अभी भी सामने आ ही रही है। घटनाओं का असल क्रम और उस क्रम की सत्यता भी स्थापित होनी है, लेकिन यह बहस से परे है कि प्रधानमंत्री के काफिले का सड़क पर फंस जाना अस्वीकार्य है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, एसपीजी और पंजाब सरकार जल्द से जल्द इस मामले में जिम्मेदारी तय करें, ये बेहद जरूरी है। दूसरी सुर्खी पर आते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच लगातार प्रतिबंध बढ़ाए जा रहे हैं। बात नाइट कर्फ्यू से चली थी और वीकेंड लॉकडाउन तक पहुंच गई है ऑलरेडी। पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं, इसको लेकर के अलग अलग राय हैं और लोग चिंतित हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा से जुड़ा मुद्दा लगातार उठ रहा है। बीते कुछ दिनों से ट्विटर पर #पोस्टपोन यूपीएससी मेंस, #यूपीएससी जैसे ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं। इन हैशटैग्स पर ट्वीट करने वालों की मांग है कि कोरोना के खतरे के बीच यूपीएससी की मेंस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। सोशल मीडिया पर शुरू हुई मांग अब दिल्ली हाईकोर्ट के दरवाजे तक भी जा पहुंची है। दरअसल यूपीएससी हर साल सिविल सेवा परीक्षा नाम से एक एग्जाम कराता है। इस परीक्षा के जरिए देश भर में आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और दूसरी केंद्रीय सेवाओं के लिए अफसरों की नियुक्ति होती है। परीक्षा आप जानती हैं 3 चरणों में होती है। प्रीलिम्स होते हैं, फिर मेंस होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। 10 अक्टूबर 2021 को देश भर में इस एग्जाम की प्रारंभिक परीक्षा हुई। इसमें सफल उम्मीदवारों को 7 जनवरी से 16 जनवरी तक होने वाली मुख्य परीक्षा में बैठना है। अब इस मुख्य परीक्षा को कोरोना काल को देखते हुए स्थगित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर हाईकोर्ट 6 जनवरी को सुनवाई करने जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका उन उम्मीदवारों ने दायर की है जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लिया है और उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होना है। अदालती कार्रवाई भले 6 को हो, लेकिन यूपीएससी ने अपनी तरफ से जारी एक बयान में साफ कर दिया है कि आयोग तय कार्यक्रम के मुताबिक ही परीक्षा करवाएगा। तो हमारी सलाह यह है कि बेहतर होगा कि छात्र
अपनी मांग उठाने के साथ साथ तैयारी भी जारी रखें। हो सकता है एग्जाम अपने स्केड्यूल पर हो जाए। वैसे कोरोना और यूपीएससी की बात चली है तो आपको ये भी बता दें कि कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं भारत में जिन्होंने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में फ्रंटलाइन वर्कर होने के नाते परीक्षा नहीं दी या फिर पूरी तैयारी से नहीं दी। कोई डॉक्टर था, कोई पुलिस में था। ये अभ्यर्थी चाहते हैं कि आयोग इन्हें एक और मौका दे। फिलहाल आयोग ने इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। छात्रों से जुड़ी हुई एक और खबर राजधानी दिल्ली से लगभग 700 किलोमीटर दूर यूपी के प्रयागराज से भी आई। हम आपको खबर से जुड़ी जानकारी दें उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। प्रयागराज में कड़ाके की ठंड के बीच 4 जनवरी की रात को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र थाली और चम्मच लेकर शहर की सड़कों पर निकले। छात्रों ने पहले बेरोजगारी के खिलाफ इंटरनेट पर मुहिम चलाई, फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर थाली बजाने की अपील की। इसके बाद देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में गोविंदपुर, सलोरी, स्वराजनगर, एलनगंज के इलाकों में छात्र सड़कों पर मार्च करते नजर आए। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार केवल अपने विज्ञापनों में रोजगार दे रही है, जबकि असल में पुरानी भर्तियां भी अटकी पड़ी हैं। यूपी में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी अधिसूचना चुनाव आयोग कभी भी जारी कर सकता है। ऐसे में किसी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया शुरू होने के आसार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। तीसरी सुर्खी का संबंध है कुन्नूर हादसे से। 8 दिसंबर 2021 वो तारीख जब हमने अपने पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को हमेशा के लिए खो दिया। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 14 लोगों की मौत हुई थी। घटना की जांच के लिए एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में तीनों सेनाओं की एक जॉइंट कमेटी ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई थी। उनकी अब रिपोर्ट भी आने वाली है। इस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दे दी है, इस आशय की सूचना है। आधिकारिक रूप से अभी जांच रिपोर्ट के बारे में कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन मेरे रिपोर्ट्स का दावा है कि हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खामी नहीं थी। जांच टीम के मुताबिक Mi-17V5 हेलीकॉप्टर के पायलट उस दिन विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान थे और क्रैश से ठीक 8 मिनट पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर के लैंड होने की जानकारी भी दी थी। जमीन से करीब 500 से 600 मीटर की ऊंचाई पर उस दिन हेलीकॉप्टर के चारों ओर बादलों की मोटी परत थी और इससे लगातार विजिबिलिटी पर असर पड़ रहा था। न्यूज एजेंसी एएनआई को सरकारी सूत्रों के माध्यम से मिली जानकारी के मुताबिक वायुसेना की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को करीब 45 मिनट तक सीडीएस बिपिन रावत के चॉपर क्रैश की जांच रिपोर्ट को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया गया। तीनों सेनाओं की जांच रिपोर्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह के साथ भविष्य में वीआईपी के साथ उड़ने वाले चॉपर को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं। ये सुर्खियां थी। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बुली बाई मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला अब आगे बढ़ रहा है। दिल्ली रन टॉप लगातार 2 दिनों से आपको इस मामले से जुड़ी सारी जानकारियां लगातार दे रहा है। हमने आपको बताया था कि किस तरह ऐसी मुस्लिम महिलाओं को निशाने पर लिया गया जो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थीं और मुखर होकर मुद्दों पर अपनी राय रखती थीं। हमने आपको ये भी बताया था कि इस मामले में मुंबई पुलिस ने बेंगलुरु से विशाल कुमार झा नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया था, लेकिन ये विशाल मामले में सह आरोपी था। मुख्य आरोपी थी उत्तराखंड की एक लड़की। अब इस लड़की की पहचान भी जाहिर हो गई है। इस लड़की का नाम है श्वेता सिंह। इस तक पुलिस कैसे पहुंची, ये हमें इंडिया टुडे पर प्रकाशित दिव्येश सिंह की रिपोर्ट से मालूम चलता है। बकौल दिव्येश, विशाल झा का काम था बुली बाई ऐप के लिए महिलाओं की तस्वीरों को एडिट करना और ऐप पर अपलोड करना। विशाल झा ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि वो उत्तराखंड से एक महिला के संपर्क में है और ये महिला कुछ दूसरे लोगों से संपर्क में है जो बुली बाई ऐप पर पोस्ट डालते थे। इसी निशानदेही पर मुंबई पुलिस ने श्वेता सिंह को उत्तराखंड के शहीद उधम सिंह नगर से पहले हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार किया। श्वेता 18 साल की है, मूलतः उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है। कैंसर से उसकी मां का देहांत हो गया था और 2021 में कोरोना महामारी के दौरान पिता की जान भी चली गई। श्वेता के 3 भाई बहन भी हैं और वो खुद इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए तैयारी कर रही है। बुली बाई ऐप में श्वेता की भागीदारी को लेकर ये जानकारी है कि उसने जट खालसा 07 नाम से एक फर्जी ट्विटर हैंडल बनाया था। इस हैंडल से नफरती पोस्ट और आपत्तिजनक तस्वीरों के साथ कमेंट किए जा रहे थे। ये जानकारी भी आई है कि श्वेता कथित रूप से नेपाल में रहने वाले अपने एक दोस्त के इशारों पर यह काम कर रही थी। पुलिस अब गियो नाम के इस नेपाली नागरिक के बारे में जानकारी एकत्रित कर रही है। मुंबई पुलिस अब 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी जांच करेगी। पहला बिंदु तो ये कि विशाल और श्वेता का समूह क्या जुलाई 2021 में सामने आए मामले में भी शामिल था, जिसे हम सुली डील्स मामले के नाम से जानते हैं।
दूसरा बिंदु ये कि श्वेता ने अकेले इस ऐप को डेवलप किया था या फिर कुछ और लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे, प्रश्रय दे रहे थे। अब आते हैं इस मामले में हुई तीसरी गिरफ्तारी पर। तीसरा नाम है मयंक रावल का। ये भी श्वेता की ही तरह उत्तराखंड का रहने वाला है और विशाल झा की तरह इसकी उम्र भी 21 साल है। पुलिस का मानना है कि मयंक रावल श्वेता सिंह और विशाल झा से संपर्क में था और कथित रूप से मुस्लिम महिलाओं को लेकर अश्लील सामग्री पोस्ट करने वाले हैंडल्स को चला भी रहा था। श्वेता और विशाल की तरह मयंक ने भी अपने हैंडल्स का नाम सिख नामों पर रख दिया था। जब उत्तराखंड से 2 गिरफ्तारियों का जिक्र हुआ तो प्रेस पहुंच गई उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार के पास। अशोक कुमार ने तब कहा कि मामले में गिरफ्तार लड़की के पिता इस दुनिया में नहीं हैं और ऐसा लगता है कि वो पैसों के लिए इस काम में शामिल हुई। इतना था कि सोशल मीडिया पर इस बयान को रीट्वीट करते हुए पूछा जाने लगा कि उत्तराखंड में पुलिस हरिद्वार में हेट स्पीच के मामले में एक भी गिरफ्तारी करने में नाकामयाब क्यों रही है। खैर, इस विषयांतर को छोड़कर डीजीपी अशोक कुमार की बात पर गौर करना जरूरी है। वो आशंका जता रहे हैं कि श्वेता पैसों की जरूरत के चलते इस काम से जुड़ी होगी। अगर इस बात में वाकई दम है तो ये मालूम करना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस पूरी कवायद को कौन फंड कर रहा था, ये पैसा कैसे इकट्ठा किया गया था और किस मकसद से श्वेता के समूह तक पहुंचाया गया। क्या ये लोग जानते थे कि ये कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं इस ऐप को चला के बना के। इस सवाल का सही वजन समझने के लिए हम आपको इंडिया टुडे पर प्रकाशित दिव्येश सिंह की रिपोर्ट तक एक बार फिर लेकर चलते हैं। दिव्येश अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि श्वेता से जुड़े लोग एक ही विचारधारा से जुड़े हुए थे। ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि वो कौन सी विचारधारा है जो 18 से 21 साल के नौजवानों को नफरत के इस विभत्स भंवर में धकेल रही है। इन तीनों पर लगे आरोपों का फैसला अब न्यायालय को करना है, लेकिन उनका फैसला कौन करेगा जिन्होंने इन लोगों को इस भद्दे काम में लगाया, इनके करियर को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। अब आपको इसी कड़ी में एक और परेशान करने वाली बात बताते हैं। सुली डील्स में पुलिस की कार्रवाई का असर कितना हुआ ये हम जानते हैं, जबकि इस ऐप का प्रचार करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग जो शो देख रहे हैं उनको नाम पता भी है। फिर बुल्लीबाई प्रकरण सामने आया। अब टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसे चैनल्स और पेजेस की जानकारी सामने आ रही है जिनमें हिंदू महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। इनमें से एक को ब्लॉक करने की जानकारी स्वयं केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी। महिलाओं को लेकर अश्लील बातें करने का, उन्हें आपस में सर्कुलेट करने का चलन हमारे यहाँ बहुत पुराना है, नई बात नहीं है। इस बारे में बात करने पर बहस एक अलग दिशा में चली जाती है, लेकिन इतना साफ है कि किसी भी कारण से किसी खास पहचान के महिलाओं के बारे में खुलेआम ऐसी सामग्री का प्रचार यही बताता है कि हमारे यहाँ कानून का खौफ कितना कम है। हम एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं वो वादे जो आईटी रूल्स 2021 लाते वक्त किए गए थे कि सोशल मीडिया पर होने वाले शोषण पर लगाम लगाई जाएगी, बुलिंग को रोका जाएगा, खासकर महिला यूजर्स की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। क्या सरकार इन दावों पर खरी उतर पाई है? जवाब हमारे सामने है। 2021 चला गया, 2022 आ गया। पहचान और नफरत की बात चलिए तो आपको कुछ अपडेट्स और देते चलते हैं। हमने आपको बताया था कि 30 दिसंबर 2021 को छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण दास को गिरफ्तार किया था। कालीचरण का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था जिसमें वो गांधी जी को गाली देते सुनाई दे रहे थे। उस कार्यक्रम का नाम भी धर्म संसद था। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेकर बेहद आपत्तिजनक बातें भी इसी बयान में कही थी। इसके बाद विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ था देश के अलग अलग पुलिस थानों में और कालीचरण धर लिए गए थे, सबसे पहले छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा। अब एक नई जानकारी सामने आई है। कालीचरण को अब महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया है। ये एक दूसरा मामला है। 19 दिसंबर को पुणे के शुक्रवार पेट में शिव प्रताप दिन के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम हुआ था। इस दौरान भी कालीचरण पर आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इस मामले में कालीचरण के साथ हिंदुत्ववादी नेता मिलिंद एकबोटे, नंद किशोर एकबोटे, मोहन राव शेट्टे, दीपक नागपुरे और कैप्टन दिगेंद्र कुमार सेवानिवृत्त पर मामला दर्ज हुआ है। कैप्टन दिगेंद्र कारगिल की लड़ाई के हीरो हैं और उन्हें महावीर चक्र से अलंकृत भी किया गया था। इन सब पर कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम और ईसाई समुदाय के खिलाफ भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया है। मामले दर्ज होते हैं तो लगता है जैसे कुछ हो रहा है। आप अधिक उत्साह में न आ जाएं कि भारत में वाकई कानून का राज आ गया है। इसलिए आपको एक अपडेट और देते हैं। अमर उजाला की इस खबर पर गौर कीजिए जो आपके स्क्रीन पर है। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के लिए जाने वाले नरसिम्हानंद गिरी 5 जनवरी को यूपी के अलीगढ़ में टप्पल आए हुए थे। मौका था नवनिर्मित हनुमान मंदिर के उद्घाटन का। हनुमान कर्तव्य परायणता की मूर्ति, शक्ति के साथ संयम और भोलेपन का अनूठा मेल। ऐसे इष्ट के मंदिर के उद्घाटन में अब आप नरसिम्हानंद के बोल सुन लीजिए।
बकौल अमर उजाला नरसिम्हानंद ने कहा कि जिहादियों से हिंदू बेटियों को बचाना है तो अधिक बच्चे पैदा करें। जिन हिंदुओं ने एक एक बच्चा पैदा करने का संकल्प ले रखा है, चलन चला रखा है, उनको वह नाग नागिन ही कहेंगे। इसी के साथ मंच पर तलवार लहराते हुए वो कहते हैं कि अब यही हमारी रक्षा करेंगे। ये सब बोलने करने के बाद नरसिम्हानंद गिरी गिरफ्तार क्यों और कैसे नहीं हुए, ये जानकारी बुलेटिन की तैयारी तक हमारे पास नहीं आई है। सूचना समाप्त। अंत में अब बारी है कुकी राय की। हमने आज कूपर लोगों से पूछा था कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार कौन है। 20% लोगों ने कहा कि एसपीजी है और 80% लोगों ने कहा पंजाब पुलिस। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो कर सकते हैं। आपसे हम कूपर अलग अलग मुद्दों पर राय मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या हैशटैग LTShowOnCoo के साथ आप कू करके बताइए, हम उसे भी LTShowOnCoo में शामिल कर लेंगे। LTShowOnCoo में नहीं, LT शो में, प्रचार कू पे होता है। तो यही था आज का दी ललन टॉप शो और अब आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए दी ललन टॉप।